आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज जो हमारा नाटक चल रहा है एक और द्रोणाचार्य, जो यूनिट 8 है, नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक है, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। और जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं किया है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारी नेट जेआरएफ की आपको पता है मैं हिंदी साहित्य की तैयारी कराती हूँ। और आपको व्याकरण की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाके व्याकरण के जो टॉपिक देखना चाहे वो व्याकरण की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी नेट जेआरएफ सेट के लिए कहानी की, उपन्यास, नाटक, ये सारी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कविता वगैरह यूनिट 5 से लेकर 10 तक की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आपका यूनिट 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो जाके देख सकते हैं। एक हिंदी साहित्य के इतिहास के मॉडल टेस्ट सीरीज भी बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके अपना रिवीजन जरूर करिए। वहाँ से आप लोग जैसे भी आपको लगता है 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, जैसे समझ में आता है आप वहाँ से जाके एक बार रिवीजन के लिए वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रिवीजन कैसे करें इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, न्यूज़ एंड अपडेट्स करके, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम नाटक पढ़ाते हैं। आपको पता है पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जितनी भी वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम जब भी अपलोड हो वो आपको मिल सके। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। आपका प्यारा कमेंट ही हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। यस, तो नाटक एक और द्रोणाचार्य, लेखक कैसे हैं? शंकर शेष। इस कहानी को लेकर हम चल रहे थे। इसका जो सन, जैसे हमने पार्ट 1 में बताया था, कुछ विद्वान 1971 बताते हैं तो कुछ विद्वान 1977 बताते हैं। तो मोस्टली जो एक और चार नाटक का प्रकाशन वर्ष मानते हैं तो 77 को मानते हैं, और 71। मगर आप देख लीजिए, आपके अगर एग्जाम में 71 है और 77, तो 77 पे जाएंगे। लेकिन 77 नहीं दिया है और 71 दिया है तो आप उसमें 71 पे जाएंगे। ये दो सन मोस्टली 77 ही है। अगर दोनों दिए हैं 71 और 77, तो 77 पे जाना है आपको, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना है। और संकर्षण हिंदी के साठोत्तरी जो है उसके प्रसिद्ध नाटककार हैं। इन्होंने कहानी, कविताएं सब लिखी, कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए वो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने एक द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की है। पूछ सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वर्तमान शिक्षक की तुलना किससे की है? द्रोणाचार्य, उस समय के, पुराने समय के, पीढ़ी के जो द्रोणाचार्य उनसे की है, जो अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहते हैं, अन्याय सहने की परंपरा दे दिया था। ये ध्यान रखना है। जैसे द्रोणाचार्य ने भी, जब कौरव पांडव में युद्ध हुआ था, कौरव कौरव की तरफ से चले गए थे, युद्ध कर रहे थे, क्योंकि द्रुपद जो हैं वो किसके टीम में थे? वो पांडव के टीम में थे। और द्रोणाचार्य को इसलिए कौरव की टीम में जाना पड़ा। उन्हें पता था ये अन्याय का सहारा ले रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं कौरव, फिर भी वहां पर चले गए थे और चुप रहे थे। ऐसे ही ये सारी चीजें जो वर्तमान समय का शिक्षक जो है अरविंद, वो कर रहा है, उसे सब कुछ पता है, फिर भी वो अन्याय के पक्ष में है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये नाटक है। पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, वहां जाके आप जरूर देखिए। और ये सारी चीजें हमने देखा था किस तरह से है, तो आप लोगों को पता चल गया था। पौराणिक पात्र हमने बताए थे, आधुनिक पात्र जैसे यहाँ पर आपको दिए गए। ये पार्ट 1 में हमने सारी चीजें की हुई है। तो हमारा आप चलते हैं नाटक की तरफ से। जब प्रेसिडेंट के बेटे को पकड़ ले, प्रेसिडेंट के बेटे ने जब रेप किया है, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। जब मुकदमा दर्ज कौन कर रहा है? अरविंद कर रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट उसके घर आते हैं, उसकी, अरविंद की पत्नी जो है लीला, उससे बोल के जाते हैं, क्या बोल के जाते हैं? कि आप अरविंद को समझाइए। फिर अरविंद को क्या समझाना है, और अरविंद से बात करते हैं कि क्या वो क्या करेंगे। प्रिंसिपल सबसे पहले आते हैं। प्रिंसिपल लोग कहते हैं कि अरविंद को समझाइए, खाली लीला से बात करके जाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट अरविंद से बात करते हैं कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल बना दूंगा, आप अपना केस
लीजिए, इस बात पे समझौता करिए और फिर देखते हैं। तो वो उठ के चले जाते हैं। यहाँ तक हमने आपको पता है साथियों, ये सारी चीज़ कर ली थी जैसे आपको बताया था यहाँ पर प्रेसिडेंट जैसे बोल रहा है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट है, ये हमने पार्ट 1 में किया था। कहा ना यू आर द ओनली प्रोफेसर मतलब आप ऐसे ही सिर्फ़ एक अकेले प्रोफेसर हैं पूरे कॉलेज में। कुछ मामलों से आपसे विरोध हो सकता है पर इसका मतलब यही नहीं कि आप योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया हो कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी कुछ मामलों में विरोध हो सकता है। ये सारी बात प्रेसिडेंट कर रहा है, जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है, जो कॉलेज को चला रहा है। अरविंद तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं। वो कहता है अरविंद कि आप जो हैं मुझे क्या कर अरविंद जो शिक्षक है, न्याय के पक्षपात आदर्श के चल रहा है और उनकी शादी को 20 वर्ष हो चुके हैं, तो लीला भी साथ रह रही है। लेकिन अब मामला ऐसा आ गया 20 वर्ष बाद कि लीला भी कहती है कि तुम प्रेसिडेंट का साथ दो, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का साथ नहीं दिया, तुम स्टूडेंट के पक्ष में बोलने लगे, तो आपको क्या होगा, नौकरी से चली जाएगी। नौकरी चली गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? आपकी एक विधवा जो है, एक बहन है, उसे आपको हर महीने पैसे भेजना पड़ता है। आपकी माँ जो बीमार है, अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों से समझौता करना पड़ेगा। हम नहीं बैठ सकते हैं। और जो एक शिक्षक है जिसकी अ, मृत्यु हो चुकी है, उसे कुचल दिया गया है। शायद अगर तुम ऐसे बोलोगे तो प्रेसिडेंट तुम्हें मार भी सकता है। तो इन सबको अन्याय सहते हुए भी तुम्हें अपने आदर्शों को छोड़ना पड़ेगा और अन्याय के पक्ष में बैठना पड़ेगा। ये सारी बात लीला उन्हें समझा रही होती है। अब जब प्रेसिडेंट चला जाता है कि उसे लालच देकर मतलब ये बोलने कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनाऊँगा और तुम मुझे कल तक बताना और चाय भी मैं कल तुम्हारे यहाँ पीने आऊँगा। जब लीला चाय लेकर आती, कल ही इनका इंतज़ार करता। अब लीला यहाँ पर क्या बोलती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है इस प्यार को आप जाके देख सकते हैं। चाय नहीं पिएंगे प्रेसिडेंट अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद और चला जाता है। आपको पता है एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ होता है वहां पर। अब देखते लीला पूछ रही है अरविंद से क्या सोच रहे हो? तो लीला अरविंद बोलता है कुछ नहीं। तो लीला कहती है प्रिंसिपल नहीं बनोगे क्या? जो प्रिंसिपल इतना बड़ा पद मिलने वाला है तो वो नहीं बनोगे? अरविंद कीमत जानती हो तुम क्या देनी पड़ेगी? मुझे अपने आदर्शों को छोड़ना पड़ेगा। लीला बिना कीमत दिए कुछ मिलता नहीं। आज का समय, आज का ये युग जो आ गया है, वो आज के समय में बिना कीमत दिए कुछ नहीं मिलता है। तो अरविंद यानी बेईमान हो जाऊं मैं? क्या हो जाऊं? बेईमान हो जाऊं? लीला उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोग भी कहाँ साथ दे रहे हैं, सहयोगी भी लड़ोगे किसके भरोसे? तुम्हारे जो साथ काम कर रहे हैं, तुम्हारे कलीग्स जो हैं कॉलेज में, जो अन्य टीचर हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे प्रोफेसर। तो और जो स्टूडेंट है उस लड़के के भरोसे जो उसका स्टूडेंट का बना हुआ है, उसके भरोसे आप रहोगे? नहीं, उनके बच्चों के छात्रों के भरोसे मत रहो, क्योंकि प्रेसिडेंट है, उन्हें कुछ भी करके छात्रों को अलग कर सकता है, निकाल सकता है। लेकिन एक शिक्षक को क्या है, अपने कॉलेज की तरफ रहना चाहिए। इसलिए तुम्हें प्रिंसिपल का पद लेना चाहिए। लीला ये सारी बात कह रही है। अरविंद कहता है लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? चंदू कौन है यहाँ पर? एक छात्र है उनके कॉलेज में पढ़ने वाला, जो अगेंस्ट किसके, प्रेसिडेंट की तरफ लड़ रहा है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय का पक्ष होना चाहिए। का मतलब समझती है? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, जो नकल का विरोध कर रहे हैं। नकल करते हुए प्रेसिडेंट का लड़का किसने पकड़ा था? अरविंद ने ही पकड़ लिया था। तो मीन्स क्योंकि चंदू को भी पकड़ा गया था और उसका जो चंदू को क्या करा गया था, उसके नाम का एक लेटर कहाँ भेज दिया गया था, कमेटी में अलग भेज दिया गया था, जिससे चंदू के पिता भी राजनीति भी खड़े होना चाह रहे थे और प्रेसिडेंट भी राजनीति के पद पर खड़ा हो रहा था। इसलिए उसके पिता को नीच दिखाने के लिए कि उनका बेटा नकल करता है, बेईमान है, इसलिए उसको उसका नाम आगे छपाया था। इसलिए चंदू भी विरोध करता है कि अब प्रेसिडेंट का बेटा नकल करते हुए पकड़ा गया है, तो इनका भी नाम अखबारों में आना चाहिए, नकल का विरोध होना चाहिए कि जो लोग नकल नहीं करते, क्योंकि चंदू ने नकल नहीं की थी, उसके पास क्या आ गया था, चंदू के जो प्रेसिडेंट का बेटा है उसका पर्चा आ गया था। नकल न करते हुए भी उसके पास उड़ के जब आया, उसके हाथ में था, वो टीचर को देना चाह रहा था, तो टीचर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, प्रेसिडेंट ने कोई
कोई बात नहीं चली और उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये सारी बातें चंदू इसलिए नकल का विरोध करने वाला है कि अब प्रेसिडेंट के नकल लड़का जो है चाकू रखकर बगल में नकल करता है, तो इसलिए इसका तो विरोध होना चाहिए जिससे अन्य कोई अन्याय किसी छात्र के साथ ना हो। तुम्हारी सुरक्षा देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे, उनका साथ देने से फायदा नहीं है। सारी बात कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है उन लड़कों से निपट लेगा। यदु का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। यदु का प्रवेश हो रहा है, इस तरह हाफ क्यों रहा है यदु? कुछ अंदाज भी है शहर में क्या हो रहा है? यदु क्या है, एक प्रोफेसर, एक अन्य शिक्षक है जो अरविंद के साथ कॉलेज में पढ़ाता है, लीला। क्या कोई उत उपद्रव हो गया कि हंगामा हो गया, शोर शराबा, लड़ाई हो गया, उपद्रव हो गया? यदु पर उसकी तैयारियां हो रही हैं और चढ़ा उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम ले लौंडों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी अरविंद, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की है। यदु समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारा नाम से इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पूरे शहर में। अफवाह कि तुमने लड़कों को भड़काया है, पूरा स्टाफ हराना की तुम्हारी हरकत पर। लीला, मैं कहती थी ना कोई साथ नहीं देगा, सबकी अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई अब क्या होगा? यदु कहता है, लीला बोल रही है यदु से, तो यदु जो शिक्षक है वो बोल रहा है उधर राजकुमार उसके साथी तुम्हारा तुमसे बहुत नाराज है। राजकुमार कौन है? राजकुमार, ध्यान रखना, जो राजकुमार है ये कोई पौराणिक पात्र नहीं है, आज के समय का पात्र है। जो प्रेसिडेंट का लड़का है उसका नाम क्या है? राजकुमार। और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज हैं। जो उसके साथी हैं, राजकुमार के साथी हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उसने चुनौती दी चंदू के साथ देकर, तब उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। ये सारी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद, कौन कहता है कि मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? कौन कह रहा है कि मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यदु, ऐसा वे लोग समझते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली, जो एफआईआर लिखी है, तुमने रिपोर्ट लिखी है, वापस नहीं ली, तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। ये लोग, प्रेसिडेंट के लोग तुम्हें जान से मार देंगे। ध्यान रखना है, अपनी जान बचानी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा। यदु, तुम मुझे डरा रहे हो? मतलब है अरविंद कहते तुम मुझे डरा रहे हो यदु? यदु, इससे डरने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं। विमलेंदु एक शिक्षक था, आदर्शवादी शिक्षक था, उसने भी नकल करते हुए पकड़ा था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसे मार दिया गया, एक चौराहे पर हत्या कर दी गई। कि तुम्हारा भी यही किसके ऐसा हाथ विमलेंदु की तरह हाथ, तुम्हारी भी हत्या हो सकती है। तुम्हारी तुम्हारी क्यों नहीं हर बार तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है? जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी कह रहा है, तो बता अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। यदु कहता और लीला कहती तुम्हें प्रेसिडेंट जो है प्रिंसिपल बनाने की बात कर रहा है। यदु, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपली के लिए रास्ता बनाओ तुम। यदु कहता है तुम मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए, अगर तुम प्रिंसिपल बन गए तो मैं वाइस प्रिंसिपल बन जाएगा, तुम जाओ प्रेसिडेंट का साथ दो। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद क्रोध में, गुस्से में, बंद करो अपनी बकवास। क्या बोलता है? बंद करो अपनी बकवास। यदु, बकवास कहते हो? रिपोर्ट बदलने से के अलावा तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम अब। अगर राजकुमार का विरोध करोगे तो तुम्हारी हत्या, और चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से नहीं बच सकते। अब तुम एक हत्या तो कर रहे हो, तो अब किसकी हत्या वो ध्यान में तुम्हें रखना ही पड़ेगा। एक हत्या तो होनी है। चुप, अरविंद कहता है, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो, अपनी खुशी के बारे में। और तुम कुछ नहीं दिखाई देता, तुम्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सारी बात बोलने की कोशिश कर रही है कौन? लीला बोल रही है। स्वार्थी कहीं के, अब तुम मुझे या चंदू में से एक को चुनना है। अब तो
तुम्हें मुझे चुनो या तो चंदू को, किसी एक को चुनना है। ये बात लीला कहती है, लीला जो है अरविंद की पत्नी, या तो मुझे चुनो या तो उस चंदू को चुनोगे, तो इस तुम्हें एक को चुनना है। अगर चंदू को चुनोगे तो तुम्हें अपने पूरे घर से तुम्हें अलग होना पड़ेगा, अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। अरविंद कहता है, सोच चीख कर बोलता है, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। आई आई सेड गेट आउट। क्या बोलता है? यदु से बोलता है, यदु जो शिक्षक है, गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट, आई सेड गेट आउट, मतलब कहते तुम यहाँ से चले जाओ। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश धीरे धीरे लौटता है, धीरे धीरे अंधकार होता है, फिर प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। विमलेंदु कौन है? वही जो मर गया, उसे है, मार दिया है, वो आत्मा के रूप में आता है। अरविंद घबरा कर, कौन है? चुप्पी। कौन हो तुम? विमलेंदु, पहचानो, क्या साल भर में तुम भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, पर चेहरा, चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। क्या तुम विमलेंदु? मतलब तुम क्या विमलेंदु है? उसकी आत्मा आई है, देखो। हाँ विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। अरविंद, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरा केवल जिंदा रहता है, बदले जा सकते हैं 1 2 10 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। तो तुम विमलेंदु के प्रेत हो, मीज भूत हो, आत्मा हो? विमलेंदु हंसता है, प्रेत, हा हा हा। हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से, बहुत अंधेरा है वहां, भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं। वहां कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला, लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया है तुम्हें? तुमने, विमलेंदु कहता है, तुमने बुलाया। मैंने नहीं बुलाया है, तुम्हें मेरी गरज हुई है। विमलेंदु, झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता, बोलो बुलाया है ना या नहीं? अरविंद, चुप, बोलते क्यों नहीं? हाँ बुलाया है, अरविंद कहता है, हाँ बुलाया है। अब मैं आ गया तो डरते हो, डरो मत। अरविंद, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मैंने? मैं बताऊं विराम? तुम पूछना चाहते थे कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था, जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मन स्थिति क्या थी? अरविंद, हाँ, बलिदान करते थे समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु, बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं, जो वजनी शब्दों की मारपड़ में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरे से परे नहीं हूँ। जो मतलब है, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो 12th करके आता है, या फर्स्ट ईयर का बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, वो लड़का नहीं हूँ। तुम पहचानो, मैं तुम्हारा एक शिक्षक हूँ जो सारा कुछ जानता है, इसलिए मुझे शब्दों से मत उलझाओ। अरविंद कहता है, मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता, तुमने तो कुछ किया है, वह बलिदान था, आत्म त्याग, आदर्श। विमलेंदु, फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? यह बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? और मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु, तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में, एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे, किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करते हैं। अरविंद कहता है, यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु, और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची,
पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। ये सारी बात विमलेंदु की है। विमलेंदु के जो आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। जो चीजें हैं वो ध्यान रख लिए, और विमलेंदु का ये ध्यान रख इम्पोर्टेंट है, जहाँ आई बना रही हूँ। और मैं तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? बेवकूफी बेवकूफ बेवकूफी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी। अरविंद, लेकिन हम लोग तुम्हारी आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। जिंदा होना इसलिए, मरो तो पता चले जीवन क्या होता है। लेकिन नकल? विप्लेंदु, उसकी ऐसी की तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे, और नाम समझ मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते कि नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। मेरी जो बीवी है साल भर से भटक रही है, सब आश्वासन दे रहे हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं दे रहा है। जिंदगी की बहुत कीमत होती है, मरने से इंसान चला जाता नहीं होता है। जिंदा है, जो चल रहा है, जो जैसा चल रहा है समाज में वैसा अपनाओ और आगे बढ़ो। मरने के बाद कुछ नहीं है। अरविंद कहता है, तुम कहना क्या चाहते विमलेंदु? वही जो तुम्हारे भीतरी मन सुनना चाहता है अरविंद। यानी विमलेंदु, जाओ उस प्रेसिडेंट के समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश पर एक म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा और प्रस्ताव पास किया जाए? क्या होगा अगर तुम नकल अपना प्रस्ताव वापस नहीं लोगे? तुम्हारी भी मेरी तरह मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। इसलिए ये सब मत करो, और तुम जाओ और अपनी रिपोर्ट वापस ले लो और प्रिंसिपल बनो। अरविंद, मैं समझौता नहीं करूंगा। विमलेंदु फिर समझाता है, यहाँ उसका विमलेंदु का जो प्रेत है, मतलब विमलेंदु मर चुका है, पात्र वो प्रेत के रूप में आया है, आत्मा के रूप में आया है। याद रखना, ये पूछ सकते हैं। विमलेंदु, मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद, मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह तुम्हारी शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी, छोटे छोटे मोर्चे पर लड़ता हूँ। विमलेंदु, बकवास। उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो। तुम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। अ, तो ये सारी बात विमलेंदु कर रहा है। कौन बोल रहा है? विमलेंदु। ये इम्पोर्टेंट है, विमलेंदु के जो भी वो आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे अंधकार अंधकार से बच्चे की रोने की आवाज, सकने की आवाज आती है, और धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। अब ये जो कहानी स्टार्ट हुई है द्रोणाचार्य की, पुराने समय की पौराणिक कथा स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ने जब बोला है किससे, अरविंद से, तो अरविंद याद कर रहा है द्रोणाचार्य के नाटक को, याद कर रहा है उस कहानी को, याद कर रहा है। उसको याद आ रहा है अश्वत्थामा की, जब वो 7-8 वर्ष का है, जमीन पर अपने पाँव घिस रहा है। वो एक जो जहाँ पर वो रहते हैं झोपड़ी सी, वो झोपड़ी बनी हुई है। द्रोणाचार्य उनकी पत्नी वहां पर है। अब देखते हैं क्या आगे चलता है। अश्वत्थामा, नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। अश्वत्थामा कह रहा है, छोटा सा अश्वत्थामा है। वो द्रोणाचार्य से कह रहा है कुटिया में, नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। नहीं दोगे, तुमसे कभी नहीं बोलूंगा। पिताजी से भी नहीं बोलूंगा। जो कृपी जो है, माँ जो है अश्वत्थामा की और द्रोणाचार्य की पत्नी, वो कह रही है धमकाती हुई, क्या मेरा कहना नहीं मानोगे? अश्वत्थामा से कहती है, क्या मेरा कहना नहीं मानोगे? अश्वत्थामा चीख कर, मेरा क्या, किसी का कहना नहीं मानूंगा। ला गोरस ला, अभी ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वत्थामा की, ला गोरस ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। अभी सिर जो है जमीन पे पटक पटक कर जान दे दूंगा मैं अपनी। ये कौन बोल रहा है? अश्वत्थामा बोल रहा है, प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले, सिर पटकता है। देती है कि नहीं? ले ले, और सिर पटकने लगता है। ठक ठक ठक
वो सिर जैसी बच्चे पढ़ सकते हैं कि मुझे अभी चीज़ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ऐसी वो गोरस माँग रहा है। गोरस मतलब दूध, कि बताओ द्रोणाचार्य की ऐसी स्थिति थी उनके पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए, गोरस मतलब दूध तक नहीं था। ध्यान रखिए गोरस। ले, ले सिर पटकता जाता है कृपी, तो मर जा, गोरस हो तो लाऊं। कृपी कहती है मर जा जाके, अब गोरस होगा तभी तो लाऊंगा, मेरे घर गोरस भी नहीं है। तेरे बाप ने गाय नहीं बांध रखी है यहाँ पर जो मैं तुझे गोरस बना हूँ दूध पिलाऊं। अश्वत्थामा कहीं से ला, नहीं लाती तो ले, सिर पटकता जाता है, ले ले और करके सिर पटक कहीं से भी लाके मुझे दे दे। कृपा कृपी जो व्याकुल हो जाती, एक माँ का दिल है जो अपने बच्चे के लिए बस वो सिर्फ दूध ही मांग रहा है, उसे दूध देने के लिए भी नहीं है, वो कहाँ से लाए, वो व्याकुल हो जाती है। और एक माँ अपने बच्चे की इस तड़प को देख कर के वो खाली दूध तक नहीं पिला जाती है, वो व्याकुल होती है, उसे उठाती है, पुचकारती है, प्यार करती है। कृपी ठहर, लाती हूँ, अभी लाती हूँ, ठहर मत मार, लाती हूँ मैं, अभी लाती हूँ। वो अपने बच्चे के लिए बोलती है और उसे उठाती है, पुचकारती है। कृपी है अश्वत्थामा की माँ। अश्वत्थामा की सिसकियां नहीं टूटती, रोता जाता है, ऐसे करके रोता जाता है बेचारा। द्रोणाचार्य का प्रवेश होता है, यहाँ पर एंट्री होती है। अश्वत्थामा को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं द्रोणाचार्य। अब क्या कहते हैं देखते हैं। अश्वत्थामा को पुचकारते हुए, क्या हो गया रे, रो क्यों रहा है, क्या माँ ने फिर से मार दिया? अश्वत्थामा नहीं, नहीं मारा, नहीं मारा। बच्चे बोलते हैं ना जैसे, नहीं मारा। द्रोणाचार्य तब क्या हो गया रे? अश्वत्थामा गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। बच्चे करते हैं ना जिद, गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। अश्वत्थामा ये सारी बात बोल रहा है। द्रोणाचार्य पर अपने यहाँ गाय कहाँ है बेटा, अपने यहाँ तो गाय नहीं है। अश्वत्थामा नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। गाय नहीं है तो क्या हुआ, माँ ला रही है, मुझे दूध दे रही है। द्रोणाचार्य लेकिन क्या, क्या बाहर गई है, माँ मैं तेरी जो है बाहर गई है? नहीं, भीतर गई है, अंदर गई है, झोपड़ी के अंदर गई है। कृपी मिट्टी का पात्र लिए आती है। पात्र मतलब यहाँ पर, पात्र का मतलब है बाउल टाइप का होगा, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसमें वो लेकर आती है। कृपी जो है अंदर से मिट्टी का बर्तन। कृपी आ गए तुम, देखो ना, देखो ना दूध के लिए हट कर रहा है, हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्यार दे रहा था। अश्वत्थामा से ले पी, अब रोएगा तो देखना हटी कहीं का। हटी मतलब अपनी जिद करता है, हट मतलब जिद करता है, हटी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपी उसकी ओर करुण दृष्टि से, बहुत ज्यादा दुख भरी दृष्टि से देख रही होती है अपने बच्चे को। उसे उस पीते हुए गोरस कैसा लगा बेटे? अश्वत्थामा बहुत अच्छा था, माँ बाहर जाने लगता है, वो पी के जाने लगता है। द्रोणाचार्य कहाँ जा रहा है? उस क्षत्रिय कुमार के पास उसे जाकर बताता हूँ कि हमारा भी गोरस है, घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री भिखमंगा ब्राह्मणी कह रहा था। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है अश्वत्थामा का। वो अपने पिता से बोल रहा है, उस क्षत्रिय कुमार के पास जाऊंगा, जाकर बताऊंगा, जो क्षत्रिय है वो कहता है तुम्हारे यहाँ दूध नहीं है, तुम्हें गोरस नहीं मिलता है, वो घमंडी है, आपको दरिद्री बोल रहा था, भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था कि भिखमंगे ब्राह्मण हो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल हो जाता है, अंतराली। हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना। पात्र उठाने लगती, द्रुपद के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं ये? द्रुपद के पास जाते हैं। तो कहते हैं द्रुपद ने क्या कहा तुमसे? पात्र मुझे दे दो। पात्र ले लेता है, देखता है, कृपी क्या क्या दिया सी, 100 से कम गाय क्या दी, क्या ही दी होंगी। कटुता से 100 क्यों, 1000 दे दी, 1000 दे दी हैं। कृपी और मुद्राएं कितनी दी? क्या ऐसे ही थोड़े ही विदा कर दिया होगा? विराम। जो द्रुपद है इनका बहुत अच्छा मित्र है, उसके पास मदद के लिए गए होंगे, तो इसलिए कृपी यहाँ पर पूछ रही है। कहती ना अकड़ छोड़ो, मानते कहाँ है थे? कृप द्रोणाचार्य पात्र दिखाता हुआ, अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? दूध तो था नहीं, लेकिन अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया है? कृपी दे, देखती हुई,
दूध और क्या? क्या इस बात में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? दूध तो था नहीं। तुम्हारा स्वागत किस प्रकार से किया? राज्यसभा बुलाई गई होगी तुम्हारे सम्मान में। तुम्हारा जो स्वागत है वो किस प्रकार से किया गया? इस पात्र में क्या था? द्रोणाचार्य कृपया से बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पात्र में क्या था? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था बताओ। सुन सकोगे तुम? तुम्हारी हिम्मत है अपने बच्चे की? तुम ये सारी चीजें सुन सकोगे? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या? कृपी, द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया है ये बताओ तुम। इस पात्र में क्या था वो बताओ तुम। कृपी, सुन सकोगे? द्रोणाचार्य, द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। अब मैं द्रुपद के यहाँ से आया हूँ, जो सुन के आया हूँ, उसके बाद कोई भी बात भारी नहीं पड़ेगी। कृपी, इस बर्तन में दूध का नाम पर आटे का घोल था। तुम्हारे बच्चे को ये भी नहीं पता है, 8-10 साल का हो गया है, उसे दूध उसने आज तक देखा नहीं है, उसे ये भी नहीं पता है कि दूध कैसा होता है। इसलिए जब वो अपनी जान देने की नौबत पे आ गया, सिर्फ पटक पटक पर, तो मैं एक माँ का दिल ही चाहता है अपने बच्चे के लिए वो क्या क्या कर सकती है। तो इसलिए उसने आटे का घोल बनाकर पानी में मिलाकर उसे दूध बनाकर दे दिया कि ले पी ले, और वो बड़े मजे से पी गया। तो ये सारी बात बताओ किस तरह के दिन थे? इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। दरवाजा, उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? द्रोणाचार्य करे, वो छोटा सा बच्चा है, इतने बड़ा कपट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कृपी कहती है, शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। अगर मैं शर्म करती, दूध कहाँ से लाती? और शर्म करती तो पटक पटक के मर गया होता मेरा बेटा। इसलिए मुझे उसको बहलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। कृपी, लेकिन आटे का घोल कैसे पी लिया उसने? ये तो आटे का घोल था। पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता ना दूध का स्वाद। जब माँ का दूध उसने छोड़ा है। आंचल का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है पूछ सकते हैं? आंचल छूटने के बाद दूध होता, तो इस वाक्य में आंचल शब्द का क्या अर्थ है? तो मीस माँ का दूध पीने के बाद, छूटने के बाद का अर्थ है, माँ के दूध से लिया गया। तो दूध का स्वाद उसे टेस्ट पता चलता ना, दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता वो तो। इसलिए मैंने आटे का ही घोल दे दिया। क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? तो अब यहाँ पर द्रोणाचार्य कह रहे हैं, क्या सचमुच उसने आज तक दूध नहीं पिया? ये बात द्रोणाचार्य बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कृपी, इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी, अब नजर पड़ी है कि तुम्हारे बेटे ने आज तक दूध ही नहीं पिया। मैं कहती तो विश्वास करते तुम मुझे? झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोचते तुम, झगड़ालू कहते, दरिद्री कहते अगर मैं बोलती कि बच्चे के लिए दूध लाओ, घर के लिए सामान लाओ, तुम मुझसे ही झगड़ा करते रहते। ये एक स्त्री को ही पता है कि वो घर कैसे चला रही है, कैसे बच्चे को पाल रही है, और तुमसे अगर मैं बोलती तुम सच मानते क्या? मुझे तो कोसते लड़ते तुम। द्रोणाचार्य, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा हो गया दूध तक नहीं देखा। विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? कभी देखी तुमने लड़के की हड्डियां कैसे हो रही है? भिकमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। किसका लड़का? भिकमंगे का। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ दो जून की रोटी। 2 जून का मतलब है 2 समय की रोटी, 2 वक्त की रोटी, 2 टाइम की रोटी कैसे जुटाती हूँ वो मुझे ही पता है। सिर्फ सूखी रोटी मिल जाए वही काफी होती है, दूध तो दूर की बात है। इतना नारकीय जीवन है? द्रोणाचार्य कहते हैं, इतना नारकीय जीवन? कृपी, नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? द्रोणाचार्य चुप हैं, बोलते क्यों नहीं? कहाँ कहाँ मर गई अकड़ तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आता, कपड़े नहीं आते। मतलब तुम आचार्य तो बहुत बड़े होगे, टीचर तो बहुत बड़े हो, लेकिन उससे अन्न नहीं आता, कपड़े नहीं आ जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? द्रोणाचार्य बोलते। कृपी कहती है, बड़ी जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था, वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ, जब तुम द्रुपद के समय गए थे, वही। पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो तुम्हें?
तुम्हें पता है द्रुपद ने मेरे साथ क्या किया कृपी? उसने तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दिया ही होगा। जो तुम्हारा मित्र द्रुपद था, उसने कुछ ना कुछ तो तुम्हें दिया ही होगा। द्रोणाचार्य कटुता से दीना जमकर एक लात दी मेरे माथे पर। नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे। मेरी कितनी बेइज्जती करी है उस द्रुपद ने। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता द्रुपद तुम्हारे साथ ऐसा करे। क्या झूठ बोल रहा हूँ, उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरी अपमान, मेरे पिता का अपमान उस द्रुपद ने किया। ऐसा क्या कह दिया उसने? द्रोणाचार्य कहता है उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ कहा, दरिद्री कहा। कृपत तो क्या गलत कहा? तुम घमंडी कहा है, अकड़ू कहा है, दरिद्री कहा है, तो क्या गलत कहा दिया? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा था। जिस तरह से छेद करते हैं किसी पत्थर में, उसी तरह से उसके एक एक शब्द उस बर्छी का काम कर रहे थे। और और मेरे दिल को, आत्मा को छलनी कर रहे थे उसके सारे शब्द। कृपी कहती है इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? द्रौपद मैंने कृपी? कृपि और किसने? मैंने तुम्हें जरूर अकड़ दिखाई होगी। तुमने अपनी विद्वता और आचार्यत्व उसे लंबा भाषण दे दिया होगा। नहीं कृपि, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्थित भाषा कभी नहीं निकलेगी मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान। कृपि मेरे रोम रोम चल रहा है। इच्छा तो होती कि एक एक बार उसके सिर छेद कर रख दूं। कृपि ले चुका बदला। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध के एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह के बदले की भाषा वाचलता है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। द्रोणाचार्य कहते हैं तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। अभी अभी देखना मैं क्या करता हूँ कृपी। और कौन जानता है, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। अब मैं ऐसी, अब यहाँ पर बोलना चाह रहा कि मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो द्रोणाचार्य की है। इसलिए कौरव पांडव वाली उन्होंने इस इस कहानी का देखो कहाँ से अंत आया है। जो कौरव पांडव की लड़ाई हुई है, तो ये कौरव को शिक्षा वैसी सेम दे रहा है, वैसी शिक्षा दे रहा है जो युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसे क्षत्रियो को आप देख सकते हैं ना। अब मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी कृपी। लेकिन पढ़ाओगे किसे? है कोई विद्यार्थी? राजसत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। जो राजसत्ता होती ऐसे ही नहीं उलटा जा सकता है। कोई है विद्यार्थी तुम्हारे पास, किसे पढ़ाओगे? ये सारी बात कृपी बोल रही है। तुम कहना क्या चाहती कृपी? मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पीऊं, द्रौपद से बदला जरूर लेना। यहाँ पर द्रुपद से बदला लेने के चक्कर में उन्होंने कौरव पांडवों के युद्ध तक की नौबत आ गई। सोचो कितना बड़ा बदला, कितनी बड़ी कैसी हानि हुई है। आप देख सकते हैं अन्याय कैसा हुआ है। यही कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ है। आप यह इस इन पॉइंटों को जरूर लिखिए साथियों। नेट जेआरएफ यहीं से ऐसे ही पॉइंट्स उठाएगा। कृपी मैं कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं। योजना बनाओ उसका नाश उसकी जाति के लोगों का ही कर दो। ऐसा नाश करो। बाहर कोलाहल, रथ के रुकने की आवाज, घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज आती है। दौड़ देखो तो कौन है कृपी? देखने का नाट्य कोई राजपुरुष लगता है। दौड़ जहाँ आ रही है तो भीष्म आ रहे हैं। तो भीष्म पितामह जो हैं अब वो आए हैं। कौन आए हैं? भीष्म पितामह। देखो कौरव के जो पिता हैं वो आए। भीष्म और अपने ही यहाँ इतने बड़े राजा जो हैं वो अपने यहाँ आ रहे हैं। द्रोणाचार्य आश्चर्य। हाँ वही हैं कृपी। देखो कैसा संयोग है, तुमने सत्ता से जुड़ने के लिए कही थी और सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लो। हो सकता है तुम्हारा संकल्प हो, मतलब विवेक से काम लो। भीष्म का प्रवेश द्रोण को झुककर प्रणाम है। कौन? द्रोणाचार्य को झुककर ये प्रणाम कर रहे हैं। भीष्म पितामह का प्रवेश हो रहा है। देखिए द्रोणाचार्य आप यहाँ? भीष्म क्या आप जैसे आचार्य के दर्शन का लाभ ना लूं? इतने बड़े आचार्य हैं उनका लाभ ना लूं? तो फिर भी द्रोणाचार्य कहते फिर भी भीष्म आचार्य द्रोण
द्रोण नाम है। देखिए आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनु विद्या के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा, धन्य है आप। ऐसा क्या देख लिया आपने भी, धनु विद्या का ऐसा चमत्कार जिसे मैं कल्पना भी नहीं की थी। तो ये भीष्म पिता के माँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिए। इस पे मैंने ये टिक कर रही हूँ, आई बना रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, भीष्म के। भीष्म धनु विद्या का ऐसा चमत्कार जिसको मैं कल्पना भी नहीं की थी। कैसा चमत्कार, खिरपी बोलती है। भीष्म बाणों की सहायता से आचार्य ने गिरी गेंद बाहर निकाल दी, और पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों को ने जब घटना की जानकारी दी तो बहुत प्रभावित हुए द्रोणाचार्य। लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है भी, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूँ आचार्य द्रोणाचार्य। आप चाहते क्या, भीष्म कहते हैं, यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण कर रहे हैं, जो राजपुत्र हैं उनका, और उन्हें शिक्षा दे। मैं मैं और राजपुत्रों को आचार्य, भीष्म कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, इसमें आपत्ति क्या है। द्रोणाचार्य, मुझे थोड़ा सा विचार कर लेने दीजिए, कृपया बोल सोच ही में। ये ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें इन्हें आपकी बात स्वीकार है कृपी। वो तो बोलते नहीं है, लेकिन कृपी बोल देती है कि इन्हें आपकी बात स्वीकार। बीच मैं तो निश्चित हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करता द्रोण भीष्म, लेकिन मैं कृपी बीच में इनकी बात मुझ पर छोड़िए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। गुरु पूर्णिमा तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि, तो कौन से दिन जाते हैं, गुरु पूर्णिमा तक राजधानी पहुंच जाएंगे। कहाँ पर राजधानी, तो राजधानी कहाँ है आपको पता ही है, कौरव की राजधानी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में ही राजधानी कहाँ है, हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे, कृपी बोल देती है। भाई अपने आपने अच्छी बात बताई, दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगा, गुरु पूर्णिमा से बढ़कर कहाँ दिन मिलेगा। तो आचार्य आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भीष्म के इम्पोर्टेंट कथन है। भीष्म जाने लगता है, द्रोण बढ़कर कुछ कहना चाहते पर कृपी उसे रोक लेती है। वो इतने को वो नहीं देना चाहते थे राजकुमारों को शिक्षा, लेकिन उन्हें कृपी की अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। हर एक देखो, कोई भी हो कितना भी बड़ा, उन्हें अपनी पत्नी की बातें जरूर माननी पड़ती हैं, आप देख लीजिए। इसलिए उन्हें भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी, और वो रुक जाते हैं। द्रोण की कृपी, तुमने कुछ सोचने क्यों नहीं दिया कृपी, क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। द्रोणाचार्य कहती, तुम इसका परिणाम जानती हो। जानती हूँ, अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, कुछ सम्मान से रह सकोगे, तुम द्रुपद का बदला भी ले सकोगे। द्रुपद से क्या बदला भी ले सकोगे द्रोण, हाँ द्रुपद से बदला, द्रुपद का नाम किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। द्रोणाचार्य करते हैं कि द्रुपद से बदला जरूर लूंगा। अब उनके अंदर भी वही बात आ जाती है कि जुड़ जाऊंगा, एक पीढ़ी तैयार करूंगा तो द्रुपद से बदला ले सकूंगा। अब तुम्हारा शिष्य होंगे, अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, उसकी सेना बनाकर तुम द्रुपद की तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य, हाँ जब मेरी नियति यही है कि मैं क्या कर लूंगा कृपी, मैं तैयार हूँ। अर्जुन की आवाज आती है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं, पांडु पुत्र कहलाते। गुरुदेव वह देखिए, कुत्ते भौंकने लगे, हरिणों का झुंड दिखाई देखिए उस ओर, हिरणों का झुंड देखिए, अर्जुन बोलता है द्रोणाचार्य के बाद। सावधानी से निशाना साध अर्जुन, ऐसे भी हिरनी भागने ना पाए, कोई हिरनी भाग नहीं पाए, ऐसे सावधानी से निशाना जाओ। अब क्या है, वो शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर द्रोण। अब अर्जुन की आवाज, गुरुदेव हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाढ़ आ रहा है, जो हम शिकार कर रहे थे उन कुत्तों कहीं से बाढ़ आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के बाद, कौन हो सकता है। अर्जुन की आवाज, जाने कौन है। कुत्तों का भौंकना बंद होता है गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाड़ों से उसका मुंह सी रहा हो।
द्रोणाचार्य के पास। पर धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला ये कौन है, चलो आगे चलकर देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, अर्जुन और द्रोणाचार्य में हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है, चलो आगे चलकर देख सकते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज, हलचल, धीरे धीरे प्रकाश मंच के माध्यम से भाव पर फैलने लगता। एकलव्य। अब यहाँ पर एकलव्य का जिसका अंगूठा ये मांग लेते हैं, एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। एकलव्य खड़ा हुआ है जिसने कुत्तों के मुंह में बाणों से भर दिया है उसका, और उसका भौंकना बंद हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से अर्जुन का प्रवेश हो रहा है, एकलव्य का प्रवेश हुआ है, और द्रोणाचार्य को शिक्षा देते हुए, द्रोणाचार्य यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। और द्रोणाचार्य, कौन हो तुम? द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, कौन हो तुम? एकलव्य से पूछते हैं। एकलव्य बाण उतार कर उन्हें प्रणाम, गुरुदेव आप? क्योंकि यहाँ पर उसने ये शिक्षा किससे ली है, गुरुदेव से। यहाँ पर उनसे नहीं ली, लेकिन उनकी मूर्ति बनाकर अपने आप ही अभ्यास से उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है। आश्चर्य से, मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? एकलव्य, आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देखा है। एकलव्य, पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। झूठ बोलते हो। एकलव्य, मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? यह 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था, मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। द्रोणाचार्य, आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। ठीक ही तो किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने तुम्हें शिक्षा नहीं दी, शूद्रों के लिए नहीं है। एकलव्य, योग्यता और प्रतिभा, लेकिन योग्यता और प्रतिभा आचार्य, इन दोनों में से व्यवस्था बड़ी है। एकलव्य, क्या यह सच है? डोला, हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है, लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। एकलव्य करता है था वो, मैं या ब्राह्मण में, क्षत्रिय में या शूद्र में कहीं भी पैदा हूँ, ये जन्म तो भगवान ही ने किया है, शूद्रों में पैदा कर दिया। लेकिन जन्म तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? ये एकलव्य का इम्पोर्टेंट वाक्य है। देती है, ये बात कह रहा है। अगर देती तो मैं भी ब्राह्मण या क्षत्रिय पैदा होता। द्रोणाचार्य, लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये? एकलव्य, आज भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं क्या? ये कास्ट सिस्टम को आप क्या बिलीव रखते हैं क्या? एकलव्य, द्रोणाचार्य, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीख कहाँ से ली? इतनी विद्या तो मेरे इस प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है अर्जुन, उसे भी नहीं आती। यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मुझे बेकार महत्व दे रहे हो। नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, आपकी मूर्ति बनाई, पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, धन्य हो एकलव्य, धन्य हो। गुरु के बिना भी इतना बड़ा ज्ञान क्या है? यह संभव है गुरुदेव? जो कुछ देख रहे हो झुटलाया कैसे जा सकता है? आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। आपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा, अब जब गुरु को पूरी जो गुरु है शिष्य को अपनी क्या दे दे, पूरी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसमें क्या गुरु दक्षिणा मांगते हैं। द्रोणाचार्य, लेकिन किस आधार से मैंने तुम्हें दिया क्या है? एकलव्य, प्रेरणा दी है, प्रेरणा। यह तुम्हारी शालीनता है, तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन मैंने तो कोई भी शिक्षा तुम्हें नहीं दी। चाहे जो भी हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। द्रोण विचार करता है अर्जुन की ओर सार्थक नजर से, धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था अर्जुन से कि दुनिया में तुमसे बड़ा जब तक वो कोई भी बड़ा धनुषधर नहीं आ सकता है। उसके सामने तो उससे बड़ा भी एकलव्य आ गया। ये चुनौती आ गई, किसके सामने?
द्रोणाचार्य के सामने। एकलव्य उसे चुप देखकर, क्या तेरी गुरु दीक्षा भी स्वीकार नहीं, क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी आपको स्वीकार नहीं, जो आप चुप हो गए, आपने मुझे शिक्षा नहीं दी, अब क्या आप मुझे मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं करोगे। ये एकलव्य का इम्पोर्टेंट कथन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात चल रही है, सब इम्पोर्टेंट है, अब देख लीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अब तुम जिद करते हो तो, लेकिन तुम दे भी सकोगे, जो मैं तुमसे मांगना चाहूं तो दे भी सकोगे। आप मांगिए तो मैं जरूर दूंगा, रहने दो तुम नहीं दे पाओगे। एकलव्य, नहीं, क्यों नहीं दे पाऊंगा, पांडु या कौरवों कौरवों का बेटा भले ना हूं, ध्यादराज का पुत्र हूँ, ध्यान रखिए, अभ्यादराज का पुत्र है। किसका है ये, अभ्यादराज पुत्र तो हूँ, कहोगे तो उनका पूरे राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। धन नहीं चाहिए मुझे एकलव्य, तो मेरी गुदृश्या तुम्हें बहुत दुखी देगी एकलव्य, प्राणों से तो अधिक कुछ नहीं लेगी। तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने मतलब सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अंगूठा मांग लेते हैं, क्योंकि उससे जब अंगूठा ले लेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, वो धनुष नहीं चला पाएगा। एकलव्य, या आपने क्या मांग लिया, अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा। आप आशीर्वाद दे रहे हैं या शाप दे रहे हैं मुझे, लेकिन वो इस तरह से अर्जुन का तो नाम ऊपर करेंगे ही, लेकिन उसका भी देखो कितना महान बना दिया है एकलव्य को भी। उन्होंने चाहे कैसा भी करा, लेकिन वो धनुष विद्या में ना रहकर, लेकिन वो अपना अंगूठा दे देता है, तो उसका आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी देखो कितना नाम कर गए एकलव्य। ये चाहे कुछ भी सोचिए उन्होंने मांगा हो, लेकिन एकलव्य को भी उन्होंने एक अच्छा इंसान बना दिया, अपने आप को बुरा बनाकर एकलव्य को बहुत अच्छे नजर में ले आए। अब देख लिए महानता, देखिए द्रोणाचार्य की, ये आप अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। उन्हें भी, एकलव्य को भी फेमस कर दिया है। किसमें करा है, उस उन्होंने एक अंगूठा मांग कर दिया है, अपने आप को तो नीचा दिखा दिया, ये गुरु ही कर सकता है। आप देख सकती है कितना बड़ा पॉइंट निकल के आया है। इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं, या आपने क्या मांग लिया अंगूठा देने के बाद, मैं क्या रह जाऊंगा, आप आशीर्वाद दे रहे हैं या शाप, लेकिन ये शाप ना बनकर उसके लिए आशीर्वाद ही था। आप देख सकते, एकलव्य को तो शाप ही लग रहा था, श्राप ही लग रहा था, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, जो आगे चलकर वो फेमस बना। फिर मांगने के लिए के कहा, क्यों, क्या चेतावनी नहीं देनी, क्या चेतावनी नहीं दी थी मैंने। एकलव्य, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही आचार्य, लेकिन एक प्रश्न पूछूंगा। कैसा प्रश्न, क्या आप इस अर्जुन का कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकोगे, क्या आप भीम के उनकी भुजा मांग सकोगे। आप मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगी, तब आपको मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा, क्या आपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हो। इम्पोर्टेंट है ये बात, एकलव्य की है, पूछ रहे हैं क्या तुम्हें भीम दे सकेगा अपना भुजाएं। भीम क्या दे सके, भीम क्या, भीम जो है वो भुजाएं देख सकता है, अर्जुन का भी क्या आपको दाहिना हाथ मांग सकोगे उसका। आप मांगेंगे भी तो ये लोग नहीं देंगे। आपने मुझसे तो अंगूठा ही मांग लिया, क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हो, ये बताइए। तो मत दो, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ एकलव्य, वैसी बात नहीं, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही, पूजा सामग्री लेकर अभी आया। एकलव्य तेजी से जाता है, कुछ देर तक अर्जुन और द्रोणाचार्य खामोश खड़े रहते हैं। गुरुदेव, आपकी यह क्रूरता समझ में नहीं आती है, अर्जुन का प्रश्न है, जो क्रूरता है आपकी समझ में नहीं आई। क्यों, एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। द्रोणाचार्य, धर्म की व्यवस्था के लिए। द्रोणाचार्य ने किसके लिए मांगा, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। धर्म की व्यवस्था के लिए, जानते नहीं शूद्रों और वनवासियों की धर्म विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो शूद्र होते हैं, वनवासी जो होते हैं, ये वनवासी है, एकलव्य कौन है, वनवासी है, इसको धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने शिक्षा दी कहाँ है, आपको दक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया उसके लिए, आपने तो शिक्षा भी नहीं दी। द्रोणाचार्य कहते, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो, धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा, शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रिय से स्पर्धा करेंगे,
और प्रणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट, और उसका अंगूठा छीनकर मैं इन सब भावनाओं को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। मीन्स ये लोग ऊपर ना उठ पाए। इंपॉर्टेंट लाइन है द्रोणाचार्य की, ये लोग कभी ऊपर ना उठाए। इससे बेटर है ये आगे लड़ाई करने हम सबसे आए, तो बेटर है इसका अंगूठा अभी से ही मैं ले लूं, जो ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। पर यह अन्याय है गुरुदेव। देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। अपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। द्रोणाचार्य, हाँ कुचल दिया उसके। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? कैसी चुनौती? यह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी साहित्य का बिना भी महान धनुधर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। कल जो इतिहास है मुझ पर हंसता। अर्जुन, ये तो कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा की जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रोणाचार्य से इंपॉर्टेंट खंडन है ये लाइन। अर्जुन बोलता है कि आज भी हंसेगा और कल भी हंसेगा, दोनों समय में आपकी हंसेगा, जो आपने इस तरह से जाति व्यवस्था के नाम पर आपने एक अपने शिक्षे का अंगूठा ही ले लिया। द्रोणाचार्य आश्चर्य किया, तुम कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए। मगर क्यों? अर्जुन कहता है मगर क्यों? क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। तो बनने देते उससे। उसे उसे जीतने के लिए मैं और अधिक विद्या सीखता। नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिष्ठा स्वयंभू है। तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते। आपके रहते, हाँ मेरे रहते एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान करा दी है। क्या इसलिए आपने, याद है ना, मैंने एक दिन बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि प्रतिभा तुमसे बड़ा धनुधर नहीं होगा। आज मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। देख लीजिए उस वचन के लिए किस तरह से इन्होंने एक अंगूठा माली। इंपॉर्टेंट कथन है ये कि याद है मैंने एक दिन बहुत खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया था कि प्रतिभा तुमसे बड़ा धनुधर नहीं होगा। आज मैं उस वचन का पूरा कर रहा हूँ। तुम पर क्यों? अब यह कहते पर यह अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। उस पर भी अन्याय है और मुझ पर भी। तुम पर क्यों? क्योंकि मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर अपनी आंखों से देख सकता हूँ। ले भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरे मजाक उड़ाएगा। क्योंकि मैंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया, उसका पंजा मजाक उड़ाएगा। तो मतलब जब भी मेरे कि मैं सबसे बड़ा धनुषवाणी हूँ, धनुष चला सकता हूँ, तो उस समय लोग एकलव्य को भी याद करेंगे। क्योंकि उसका खून हुआ है, उसके पंजे का खून हुआ है। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य, मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो अर्जुन। गुरुदेव, अभी भी समय है, जाइए एकलव्य को का मान कीजिए। मैं इस पाप से में शामिल नहीं होना चाहता। चुप रहो, मुझे अपने वचन पूरा करने दो, अपने राजकीय कर्तव्य का पालन कर दे दो। नहीं गुरुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात अर्जुन कह रहा है द्रोणाचार्य, यह देखो एकलव्य आ रहा है। अब एकलव्य आ जाता है। एकलव्य थाली में पूजा की सामग्री लेकर आता है। उसका अंगूठा कटा है, पंजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य का यह खून का टीका लगा देता है। देखो कितना बड़ा काम करके आया है। यह रही आपकी गुरु दक्षिणा। एकलव्य चरणों में माथा झुकाता है, यह रही गुरु दक्षिणा गुरुदेव, यह रही गुरु दक्षिणा, यह लीजिए मेरा अंगूठा। द्रोण दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। अर्जुन करुण दृष्टि से, दुख भरी दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता है। कितना दुख भरा, करुण भरा ये दृश्य रहा होगा। ये आप सोच सकते हैं कितना रोना आ रहा होगा। ये पूर्वार्ध था। अब हमारा उत्तरार्ध फिर से स्टार्ट हो गया। पूर्वार्ध वाला भाग जो है वो खत्म हो चुका है। दो पार्टों में आपको पता है बंदा ये है। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में मंच खाली है। फोन की घंटी बज रही है। वर्तमान समय आ गया है, अरविंद वाला समय। लीला आकर फोन लेती है। लीला, हेलो कौन? मिसेस शुक्ला? मैं लीला बोल रही हूँ। नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब अभी लौटे नहीं क्या? कहा साड़ी हाउस में नया स्टाफ आया है, लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कर आई। अच्छा, तो नैनीताल की तैयारी? अच्छा अच्छा, मिसेस शुक्ला दौरे पर जा रहे हैं और हो आइए, अपनी गाड़ी जाइए, सरकारी बड़ी मौज रहती है आप लोगों की, आऊंगी क्यों नहीं।
जरूर खिंचाई करेंगे मिसेज दरबार की। पुलिस वाले की औरत हुई तो क्या हुआ, हा हा। सुदीप पास हो गया, फर्स्ट आया है। तो आम के अचार से कलौंजी कितनी डाली डाली आपने? 100 ग्राम। मैं तो 125 डालती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ क्यों उठाती हूँ, अपना चपरासी भेज दूंगी। अच्छा अच्छा, नमस्कार। ये लीला बात कर रही है, मिसेस शुक्ला से सारी बातें हो रही हैं। अरविंद आता है थका सा परेशान सा। लीला रिसीवर रख देती है, फोन रख देती है। लीला फोन की तेपाई पर से पत्र उठाकर देती हुई, सुधीर की चिट्ठी आई। अरविंद अनमस्वक भाव से, रख दो, पढ़ लूंगा। अरे पढ़ लो, मेरिट में पहला आया है मेरा बेटा, मेरिट में पहला आया। तो मैं क्या करूं, क्या फर्स्ट आना कुछ होता ही नहीं? होता तो है, पूरे शहर में मिठाई बना है का। काट क्यों रहे? काटू क्यों नहीं, और क्या तुम लोगों को मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हूँ आज, तो बुरा क्या हुआ, प्रिंसिपल तो बन गए। अरविंद बड़ा राशियासन मिल गया है, एक दिन तो चैन की सांस मिलती, रोज कौन कोई ना कोई परेशानी। इतना सोचोगे तो कैसा चलेगा? अरविंद तो मर जाऊं क्या? लीला क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी नहीं हो? हर आदमी मुझे बेईमान और मौका परस्त समझता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। यदु का प्रवेश होता है। क्या हो गया यार, प्रिंसिपल बनने के बाद तुम्हें जाने क्या हो गया? अरविंद क्या हो गया मुझे? किसी काम के आदमी नहीं हो, जब देखो चेहरा लटकाए रहते हो। अरविंद और बनाओ, प्रिंसिपल कहीं का नहीं रखा तुमने, आखिर बात क्या हो गई? कुछ नहीं, यदु कहता है, कुछ तो हुआ है, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। अरविंद खामोश है। अब बताओगे भी क्या, चमगादड़ों की तरह मुंह लटकाए रहोगे? अरविंद मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। यदु क्या प्रेसिडेंट में कोई अनशन पाठ कह दी? अरविंद उसकी आदत पड़ गई है यदु। किसी लेक्चरर ने बदतमीजी की। अरविंद मुझे बात ही कौन करता है? यदु तो फिर क्या हो गया? अरविंद अब कैसे बताऊं, डूब मरने की बात है। यदु लेकिन कहोगे भी अब क्या हुआ? अरविंद सुनोगे, राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की। यदु बलात्कार किस लड़की पर? अरविंद कहता है अनुराधा पर। ये इंपॉर्टेंट बात है, अनुराधा के साथ बलात्कार किया। पहले क्या करा है उसने? सबसे पहले उसने जो राजकुमार था प्रिंसिपल बनने से पहले, मतलब है जब अरविंद प्रिंसिपल नहीं बना था, दूसरा प्रिंसिपल था, तब उसने क्या करा था? अ, नकल करी थी। अब क्या कर रहा था, एक जब ये प्रिंसिपल बन गया, कुछ समय और बीत गया है, अब उसने बलात्कार करने की कोशिश की है। अनुराधा के साथ बलात्कार, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनुराधा। लीला इतना नीच हरकत, जोर से तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण राजकुमार आज कॉलेज में है। यदु लेकिन यह घटना हुई कहाँ? और कहाँ? कॉलेज में। लेकिन कॉलेज में तो संभव कैसे? वह भी तुम्हारे रहते। अरविंद जब किस्मत फूटी तो क्या करूं, मुझे खूब विश्वास नहीं, खुद विश्वास नहीं होता, पर जो कुछ हुआ है वह इतना सच है कि। यदु लेकिन हो कैसे गया? आई कांट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव। अरविंद करे कॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचा तुमने देखा है ना, वही 4 बजे थे, कॉलेज के लड़के चले गए थे, मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देखा। यदु तो हैज के पास पहुंचा तो लड़की के भयानक चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा, देखा तो राजकुमार अंदर पर वह छटपटा रही थी। इट वॉज हॉरिबल, इट वॉज हॉरिबल, बहुत ज्यादा डरावना था, हॉरिबल था। मैंने राजकुमार को लड़कारा, भाग गया साला। अनुराधा फूट फूट कर रोती रही। समझे? इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड। क्षण भर की अस्वस्थ खामोशी थी अब। यदु सचमुच बहुत दुखद है, पर यह लड़की बगीचे में अकेली क्या कर रही थी? अभी किसी का इंतजार कर रही थी। यदु किसका? कुछ पूछने पर भी नाम नहीं बताया। यदु हो सकता है किसी प्रेमी का इंतजार कर रही हो। तो कौन सा पाप कर रही थी? इसका मतलब यह नहीं होता कि जिसे रेप कर दिया जाए उसे रेप कर दिया जाए। रोकोगे तो भी बोलोगी, पर पूरी घटना के लिए तुम कहाँ जिम्मेदार हो? समझने की कोशिश ही नहीं कर। अगर मैं कठपुतली प्रिंसिपल ना होता तो उस बदमाश की हिम्मत हो सकती थी। ये तो फिर भी तुम्हारे इससे क्या दोष है? जिसने किया है भुगतेगा। यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। इस घटना का अकेला गवाह मैं हूँ। कल अदालत बनकर
बनकर भी मुझे ही बैठना है। यदि तो क्या उसने लिखित शिकायत की है? क्यों नहीं करेगी, और ना भी करती तो मुझे नामर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए। तो क्या मामला तूल पकड़ेगा? अरविंद का इस बार तो बवंडर होगा, बात कल तक पूरे विद्यार्थियों में फैल जाएगी। लड़के राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहेंगे। हो सकता है पुलिस केस बन जाए। अगर चंदू भी शहर में होता तो पिछली बार का बदला चुकाएगा। यदु लेकिन वह कॉलेज में कहाँ है? कॉलेज में ना होने से क्या होता है, उसके साथी तो हैं। याद है इन लड़कों ने पर हमने हमने पुलिस के डंडे बरसाए थे। उनके अगुआ लोगों को कॉलेज से निकाला था। क्या वे चुप बैठ जाएंगे? मतलब है चंदू को कॉलेज से निकलवा दिया गया, वो इस कॉलेज में नहीं है। मैंने सबके सामने झूठ बोला था। क्या वे मुझे माफ कर देंगे? वो सारे छात्र क्या माफ कर देंगे? यदु रिपोर्ट दबा दो। असंभव, पूरी घटना मेरे सामने हुई, सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। लीला कहती, लेकिन सच बोलने का मतलब जानते हो? अरविंद कहा ना, तुम चुप रहो। मैं सोचता था तुम बलात्कार की बात सुनकर तिलमिला जाओगी, राजकुमार को कठोर से कठोर सजा देने पर मुझे विवश कर दोगी, पर उल्टे तुम क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना का इतना मार डाला है क्या? अरविंद ये अपनी पत्नी लीला से कह रहा है। इम्पोर्टेंट है, ये बात इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, लिख के रखिए, कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। लीला, और प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तब क्या करोगे? निकाल दो, नौकरी नौकरी। यदि तुम्हारा व्यवहारिक बुद्धि से काम लो। अरविंद, अरविंद क्या खाक काम लू? उस लड़की को समझाओ। यदु कहता है, उससे कहो बात फैलेगी तो बदनामी हो सकती है। होगी, चुप बैठना अच्छा है। अगर सामने से काम चल जाता तो बाबेला मचाने से क्या फायदा? लीला, यदु भाई ठीक कहते हैं, तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा। अरविंद, मैं कहता तुम चुप रहो। द्वार पर आहट प्रेसिडेंट आता है। अरविंद आश्चर्य से, आप? प्रेसिडेंट का यदु की ओर देखते हो, मैं आपसे जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। यदु इशारा समझकर चला जाता है। प्रेसिडेंट इत्मीनान से बैठकर सिगार जलाता है। मिस्टर अरविंद, कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा। लीला बीच ही में, ये तो बस आपकी ओर आ ही रहे थे, कितने परेशान है, तब से कह रहे थे कि प्रेसिडेंट साहब को बहुत चिंतित होंगे। लीला से बात पर ध्यान देता हुआ अरविंद से, क्या आपको कॉलेज से मेरे पास घर सीधे नहीं आना चाहिए था? लेकिन आपकी फुर्सत कहाँ थी, आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखवाने में लगे रहे। अरविंद, उसने रिपोर्ट खुद लिखी, पर आपने मना भी नहीं किया। अरविंद, क्या यह उसका अधिकार नहीं था? उसे समझाना भी कर्तव्य था। अरविंद उत्तेजित, आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तो क्या आप चुप रहते? प्रेसिडेंट क्रोध में, मिस्टर अरविंद, करविन, लीला से, तुम भीतर जाओ। मतलब साफ है कि आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट बोल रहा है, आप चाहो चाहे जो समझे। प्रेसिडेंट, क्या आप राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं? अरविंद, ऑफ कोर्स नहीं लूंगा तो लड़के मुझे फाड़ जाएंगे, काट देंगे, मार देंगे। मिस्टर अरविंद, प्रेसिडेंट कहता है, मिस्टर अरविंद, आप नहीं जानते कि मैं अपने लड़के की हरकत पर कितना दुखी हूँ। कोई भी बाप होगा तो ऐसा ही सोचेगा। अरविंद, तो उसे अपने अपने किए की सजा भुगतने दीजिए। दूसरा कोई समय होता तो आपकी बात मान लेता, पर इस समय नहीं। अरविंद, क्यों? प्रेसिडेंट कहते, अब आपको उससे क्या छिपाओ? मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है, मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। राजकुमार को रेस्टिकेट करा दीजिए, आपकी इमेज और उभर कर सामने आएगी। प्रेसिडेंट, परमार्थ की राजनीति के दिन लद गए मिस्टर अरविंद। अरविंद, तो आप चाहते क्या हैं? लड़के को बेदाग भी बचाता है, मंत्री भी बनता है। मुझे लड़के को बेदाग बचाना है, मंत्री भी बनना है। आप नहीं जानते, अपराध का सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। अरविंद, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी? प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा मौका ही क्यों आने देते हैं? ऐसा कुछ सोचिए जिससे आपको बोलना पड़े ना दूसरों को। अरविंद कहता है, नहीं, इस बार मैं वही बोलूंगा जो सच है। प्रेसिडेंट, लगता है आपको धर्मराज फिर जाग उठा है, पर आप करोगे वही जो मैं चाहूंगा। आपका जो धर्मराज है फिर। जब प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट कठिन है, ये ध्यान रखिए, आप गलत फहमी में हैं। अरविंद कहता है, प्रेसिडेंट, लेकिन कल आप जो कुछ बोलोगे उस पर विश्वास कौन करेगा? अरविंद, क्यों?
प्रेजेंट क्यों की, तब तक आप पुलिस की हिरासत में होगे। इस समय लीला आती है, मैं जा रहा हूँ लीला, लेकिन इनका अपराध क्या है? विरोध, केवल विरोध। अच्छा मिस्टर अरविंद, थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन करूंगा, इस बीच आप मेरा कहना मान ले तो अच्छा ही होगा। ये धमकी देकर चला जाता है कि आप हिरासत में होगा, आप ही वहां जाओगे। लीला अरविंद की ओर परेशान दृष्टि देखती है, कुछ देर बाद खामोशी रहती है। तो यहाँ पर यही आज का पार्ट हम समाप्त करते हैं साथियों। इससे अगला का पार्ट जो है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।